वेलकम टू द सीरीज ऑफ MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 12 करवाया जा रहा है, जो कि है वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में है, तो शुरू करते हैं आज के ऐसे ट्यूटोरियल को। लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। सो एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है अगर पार्टीज़ जो वो लीगली कैपेबल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और इसके अंदर मेजॉरिटी आ जाती है, यानी कि मेजॉरिटी एज यानी कि एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, और कुछ केसेस के अंदर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि 21 एज होती है गार्डियनशिप के अंडर। इसके अलावा साउंड माइंड होना चाहिए, पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड कर सके कॉन्ट्रैक्ट भी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी। सो अनसाउंड माइंड जो लोग होते हैं, जैसे कि लूनाटिक या ड्रंकार्ड वगैरह, उनसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नो डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, यानी कि जो जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लॉ की तरफ से, कुछ ऐसे लोग हैं उनको, तो उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि इंसॉल्वेंट्स हो गए, कन्विक्ट हो गए, कुछ लोग जो पकड़े गए थे पहले उनको कर दिया गया, तो इस तरह के लोग जो है वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। सो कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। फ्री कंसेंट की हम बात करें, व्हेन इट इज़ नॉट एक्सरसाइज बाय। फ्री कंसेंट, कंसेंट जो है वो फ्री होती है जब इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी, तभी उसको फ्री किया जाएगा। कोर्जन होगी, यानी कि किसी को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो कोर्जन अगर होगी, किसी भी तरह की ज़बरदस्ती होगी, तो कंसेंट फ्री नहीं होगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोई अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है कोई, तो ऐसे सिचुएशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, फिर भी फ्री कंसेंट नहीं होगी। इसी तरह से कोई फ्रॉड कर रहा है, इंटेंशनल डिसेप्शन है, तो भी फ्री कंसेंट नहीं रही। और मिस रिप्रेजेंटेशन है, इसमें इनोसेंट फॉल्ट स्टेटमेंट आ जाता है, तो ये भी फ्री कंसेंट नहीं होगी। और मिस्टेक हो गई, जो कि अक्सर हो जाती है, एरर्स आ गए किसी भी वजह से, तो भी फ्री कंसेंट नहीं रहती। सो वॉइड एग्रीमेंट जो डेफिनेशन है वॉइड एग्रीमेंट के अंडर सेक्शन 2G में, वो ये कि एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल नहीं होता लॉ से, उसको वॉइड कहा जाता है। और ये क्रिएट करता है, कोई भी लीगल राइट्स नहीं क्रिएट करता ये, और ना कोई ड्यूटी वगैरह, इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और ये डिफरेंट होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से। अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अलग है और वॉइड अलग है। वॉइड तो बिल्कुल ही ऐसा है जो कि जिसका कोई लॉस है, कोई भी एनफोर्समेंट नहीं है। सो स्कोप अगर देखें इसका वॉइड एग्रीमेंट एग्रीमेंट का, सो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड सेक्शन 10 के अंदर बताया गया है। कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको डिक्लेयर किया जाता है वॉइड खुद से ही, और इनमें जो है वो शामिल हो सकती है रिस्ट्रेंट्स जो है मैरिज के ऊपर, ट्रेड, और जो लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं। सो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26 में, जिसको हर एग्रीमेंट जो होता है रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में किसी शख्स का, वो वॉइड होता है माइनर के अलावा अगर हो तो। जैसे कि एक शख्स जो है वो ए एग्री करता है कि वो पे करेगा बी को 50,000 कंडीशन के ऊपर कि वो बी मैरी ना करे 5 ईयर्स के लिए। सो ये ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वाइड कंसिडर किया जाएगा। सो फ्रीडम टू मैरी जो है ये फंडामेंटल राइट होता है, फंडामेंटल पर्सनल राइट होता है। और इसके अलावा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होते हैं। हर एग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रेन कर रहा है किसी शख्स को कि वो कर सके लॉफुल पोजीशन ट्रेड या बिजनेस, वो वॉइड होता है। जैसे कि अगर ए कहता है बी को कि मैं तुम्हें जो है वो 10,000 जो है वो पे करूँगा अगर तुम कभी भी ओपन ना करो एक बेकरी जो है किसी भी सिटी में, फॉर एग्जांपल कराची में, तो ये जो है वॉइड है, क्योंकि ये ट्रेड रोक रहा है ये एक तरह से। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान, वो वैलिड हो सकती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं एक्सेप्शन की। अच्छा, अब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट टू लीगल प्रोसीडिंग अगर हम देखें सेक्शन 28 में, सो कोई भी एग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है पार्टी को कि वो एनफोर्स करें उनके लीगल राइट ऑर्डिनरी कोर्ट के ज़रिए, वो वॉइड है। और दो तरह की रिस्ट्रेंट होती है, एक तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसमें एग्रीमेंट ये कह रहा है कि तुम मुझे कभी भी स्यू नहीं कर सकते, ये वॉइड है। और उसके अलावा लिमिटिंग
टाइम टू स्यू यानी कि एग्रीमेंट जो कि शॉर्ट करता है लीगल लिमिटेशन पीरियड वॉइड है। सो एग्जांपल अगर लें तो ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर कहता है कि आप मेरे अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते किसी भी डिस्प्यूट में, ये वॉइड है सेक्शन 28 के अंडर में। सो एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 28 सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट में अराइज, एक्सेप्शन भी है। ये लॉ जो है वो अलाउ करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, एक एक्सेप्शन जो कि रिस्ट्रेंट है लीगल प्रोसीडिंग के ऊपर। सो पार्टीज जो वो एग्री कर सकते हैं कि अगर डिस्प्यूट आता है फ्यूचर में तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा आर्बिट्रेशन के ज़रिए, ना कि कोर्ट में लेकर जाएं उसको। एग्जाम्पल ये कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और एक क्लाइंट एग्री करते हैं कि फ्यूचर डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के ज़रिए करेंगे, तो ये वैलिड है ना कि वॉइड है। वैलिड क्यों है? क्योंकि ये डिनाई नहीं करता राइट जो है लीगल रेमेडी का, और ये सिर्फ चेंज करता है फॉरम, कोर्ट से आर्बिट्रेशन की तरफ मामला जाता है, इनके कोर्ट के बजाय आर्बिट्रेशन के ज़रिए सुलझा लिया जाएगा। एक्सेप्शन 2 है सेक्शन 28 की, सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी रिजन। पार्टीज़ जो हैं वो रेफ़र कर सकती हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स जो है आर्बिट्रेशन के लिए। और इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो ये कि अगर ए और बी जो है उनका करंट डिस्प्यूट था पेमेंट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो वो एग्री कर सकते हैं राइटिंग के अंदर इसको आर्बिट्रेशन के लिए। और ऐसे एग्रीमेंट जो वैलिड हैं आर्बिट्रेशन एक्ट में। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स में तो ये जो है कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं एक्सेप्शन के अंदर। वैसे तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो वाइड होते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड एक्सेप्शंस होती हैं। उसके बाद ये कि एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड सेक्शन 10, अनसर्टेन एग्रीमेंट सेक्शन 29। सेक्शन 29 में अनसर्टेन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो कि अनसर्टेन मीनिंग के साथ हैं, जिनकी मीनिंग जो है वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी है, वो वॉइड है। जैसे कि ए एग्री होता है बी को कि वो सेल करे बहुत सारे जो मैंगोज़ हैं फेयर प्राइस के ऊपर। अब इसमें ये है कि फेयर प्राइस की बात कर रहा है कि वो मैंगो, बहुत सारे मैंगोज़ जो है उसका ढेर जो है मैंगोज़ का फेयर प्राइस के ऊपर वो सेल करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ फेयर प्राइस। यहाँ पे क्वांटिटी तो यहाँ पे नंबर्स तो बताया नहीं गया, और फिर उसने ये भी नहीं बताया कि वो कितनी क्वांटिटी की बात कर रहा है, वो ढेर सारे मैंगोज़ में कितना कह रहा है वो, यानी कि कितने केजीज की बात हो रही है या फिर टन्स की बात हो रही है, वो कितना कहना चाह रहा है। ना तो क्वांटिटी क्लियर है ना प्राइस क्लियर है, तो ये अनसर्टेन है, यानी कि ये वॉइड होगा, इसको कंसिडर। उसके बाद आता है फिर वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30 के अंदर। सो वेजर जो है एक बैट होती है एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, एक पार्टी जीतती है तो दूसरी हारती है। सो अब जैसे कि ए और बी जो है बैट करते हैं 5000 की कि कौन सी टीम जो है वो क्रिकेट मैच जीतेगी। सो ये वॉइड है, इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। अगर पैसा लॉस हो गया तो विनर जो होता है, तो यहाँ पे सीयू वाला मामला नहीं है यहाँ, कि अगर पैसा लॉस हो गया तो यहाँ सीयू का मामला नहीं हो सकता कि सीयू कर दे। अच्छा, एक चीज़ नोट करने वाली बात ये कि लॉटरीज जो है वो ऑथराइज भी होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो अन मतलब वॉइड हों, लेकिन और लॉटरीज जो होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज हैं, वो एक्सेप्शंस होती हैं स्पेशल लॉस के अंडर। अच्छा, अभी आता है कि एग्रीमेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट सेक्शन 36, यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है किसी इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर, ये वॉइड है। एक ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमंस के लिए पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ए जो है प्रॉमिस करता है बी को कि 1000 रुपीज़ का अगर बी जो है वो टच करे मून को, चांद को, तो ऑब्वियसली बात है ये इम्पॉसिबल है, स्पेशली आज के दौर में। तो ये जो है इवेंट इम्पॉसिबल है, तो ये वॉइड है। और उसके बाद ये है कि एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट सेक्शन 56 के मुताबिक एग्रीमेंट हो जाना कि कोई इम्पॉसिबल चीज़ का
खुद से, तो ये जो है एक वॉइड है। एक पर्सन ए एग्री हो जाता है कि वो जिंदा करेगा एक डेड पर्सन को, तो ये वॉइड हो गया। इवन के पार्टीज को ये भी नहीं पता कि ये एक्ट इम्पॉसिबल था, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड ही रहेगा। सो contingent contract under section 31. A contingent contract is a contract to do or not to do something if event or collateral to such contract does or does not happen. तो अब ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कंडीशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सो परफॉर्मेंस डिपेंड करती है हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। एक ऐसा इवेंट जो अनसर्टेन है। और अब इसकी एग्जांपल हम देखें, सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर M/S ABC इंश्योरेंस जो वो एग्री हो जाए कि वो पे करे मिस्टर जी को 5 लाख रुपीज़ अगर इनकी कार जो है वो चोरी हो जाती है, इनकी गाड़ी चोरी हो जाती है। और पेमेंट जो है वो डिपेंड करती है इवेंट के ऊपर, थीफ के, इनके कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कंटिजेंट बात हो गई कि इसी पे डिपेंड करती है कि अगर गाड़ी उनकी चोरी हुई तब। और इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्लाइंट और जो उसकी काउंसिल वगैरह होती है, जो लॉयर होता है, कि अगर क्लाइंट ये एग्री करता है कि वो फ़ी पे करेगा, अगर या ज़्यादा फ़ी पे करेगा अगर केस जो है वो सक्सेसफुल होता है तब। सो पेमेंट यहाँ पर डिपेंड करती है केस की सक्सेस के ऊपर। तो ये भी जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।